नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तानियों की आजकल बहुत जली पड़ी है और जली पड़ी पता है क्यों है? ये बांग्लादेश की वजह से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस बांग्लादेश को ये लोग चढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, भारत के खिलाफ भड़का रहे थे, उस बांग्लादेश ने मारा है पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त थप्पड़। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पूरी तरह से बांग्लादेश पर बिलीव करने लगा है, भारत पूरी तरह से बांग्लादेश को फिर से अपना सब कुछ मान बैठा है। नहीं, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, भारत पाकिस्तान को छोड़कर। और बांग्लादेश ने वापस दिखा दिया कि देखो, ये जो साल डेढ़ साल में जो कुछ भी एक बिना चुनी हुई सरकार, एक तरह से कहें, उसने जो कुछ किया है उससे बांग्लादेश का भला नहीं होने वाला। बांग्लादेश का भला होगा सिर्फ भारत की वजह से। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है, हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और उनके साथ हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान 2 दिनों के भारत दौरे पर आए हुए, 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक। ये 2 दिनों का भारत दौरा था उनका। लेकिन इस तस्वीर ने आग ऐसी लगाई है कि उसका जो धुआं उठ रहा है वो हमें यहां पर नोएडा में बैठकर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि धुआं इंटरनेट पर दिख रहा है, धुआं पाकिस्तानी एनालिस्ट के वीडियो में दिख रहा है, और ये धुआं 2 बंदों के यहां से बड़ा जबरदस्त आया है। एक ये वाला भाई साहब है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर कमर चीमा, पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या एनालिस्ट। दूसरे ये मिस्टर साजिद तारड़, अभी इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हुआ है कुछ महीनों पहले, और उसके बाद से वो ऐसे पलटे हैं 180 डिग्री पर कि पूछिए मत। तो धुआं निकल रहा है बड़ा भयानक, अति भयानक। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। खलीलुर रहमान यहां पे हमारे विदेश मंत्री से भी मिले। खलीलुर रहमान, यहां पे देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। उन्होंने, मतलब खबर भी बता देता हूं कि उन्होंने हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएसए, अजित डोभाल, ये देखिए बीडी न्यूज 24, ये बांग्लादेशी न्यूज़पेपर है, उस वेबसाइट की खबर है कि खलीलुर मीट्स इंडियाज एनएसए डोभाल इन दिल्ली टू डिस्कस की बायलैटरल इश्यूज। खलीलुर रहमान ने, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की हमारे एनएसए अजित डोभाल से। अब इन सारी मीटिंग, जयशंकर से मीटिंग हुई, क्यों हुई? अजित डोभाल से मीटिंग क्यों हुई? इसके अलावा देखिए, अब ये तस्वीर, यहां पे खलीलुर रहमान हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उनसे मिले। और ये तीनों मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। ये 3 मुलाकातें नहीं है, ये 3 पाकिस्तान के मुंह पर बड़े तगड़े थप्पड़ हैं जो मारे हैं बांग्लादेश ने। लेकिन बात दोस्तों खत्म यहीं पर नहीं होती है। अभी चीमा जी क्या कह रहे हैं, अभी तारड़ जी क्या कह रहे हैं, उस पर आऊंगा मैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन अब देखिएगा उनकी बातों में। लेकिन उसके पहले ये बताना जरूरी है, नहीं, पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं यार। वो वीडियो दिखाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब देखेंगे, या एक काम करता हूं, वो वीडियो मैं बाद में दिखाता हूं। इन लोगों की बातें सुन के तब जलाने में इन लोगों को ज्यादा मजा आएगा। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं मैं कि ये जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। तो देखिए, खबर के मुताबिक बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीलुर रहमान, अच्छा, 3 डे विजिट पर हैं, 7, 8, 9, सॉरी 2 दिन का नहीं, 3 दिन के विजिट पर हैं। और ये पहली हाई लेवल एंगेजमेंट है बिटवीन द 2 नेशंस सिंस द न्यू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान टुक ऑफिस इन फरवरी। कि फरवरी में जो बीएनपी के लीडर हैं तारिक रहमान, वो पीएम बने। तो ये इसके बाद की फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग है जो हुई है। अच्छा, खलीलुर रहमान के भारत आने से मिस्टर कमर चीमा जो है वो बिल्कुल भड़के हुए हैं, चिढ़े हुए हैं बिल्कुल। अब देखिए, इसमें जो है डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई। उन्होंने एक हेल्थ डेलीगेशन लेवल बात की है उन्होंने 8 तारीख को हैदराबाद हाउस में, और दोनों साइड अग्री हुए इंगेज कंस्ट्रक्टिवली एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें कंस्ट्रक्टिवली इंगेज होना है और मजबूत करना है बायलैटरल टाइज को। ये डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग के बाद हुआ, जो हैदराबाद हाउस में। इसके बाद उन्होंने हैड अ डिनर मीटिंग ऑन अप्रैल 7 टू डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। इसके पहले 7 तारीख को खलीलुर रहमान ने एक डिनर मीटिंग की
डिनर डिप्लोमेसी जो हुई हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, और जिसमें रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात की गई। ठीक जी। उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उनसे मुलाकात हुई, डिस्कस्ड एनर्जी कॉपरेशन विद बांग्लादेश सीकिंग इंक्रीज सप्लाईज ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में खाद की भयंकर कमी है और डीजल की भयंकर कमी है, और इस पे सब कुछ डिपेंड करता है, बांग्लादेश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, क्योंकि इनके बिजनेसेस डीजल पे चलते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने डिस्कस किया कि भैया हमें और चाहिए। और इसके बाद जो है खलीलुर रहमान जो है वो मॉरिशस जाने वाले हैं 10 से 12 तारीख तक। और मॉरिशस, ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का एक बहुत मजबूत एलाई है, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो यहां से निकलकर वो मॉरिशस जा रहे हैं। अब देखिए आते हैं, अब प्राइमरी एजेंडा जो था डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने का, डोवल से मिलने का, इनसे मिलने का, तो क्या क्या चीजों पर चर्चा हुई है, तो मुख्य रूप से 5 चीजों पर हुई है। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट शेख हसीना, वीजा सर्विसेज, एनर्जी एंड ट्रेड, बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग, सिक्योरिटी अश्योरेंस। तो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये रेज किया है कि भाई आप शेख हसीना को जो है, और फॉर्मर जो होम मिनिस्टर है असदुज्जमान खान कमाल, उनको जो है आप एक्स्ट्राडिट करें बांग्लादेश, और उनके खिलाफ जो है ट्रायल चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को एक्स्ट्राडिट करेगी भारत की सरकार, ये बिल्कुल नहीं है। ये उलट भी सकता है। क्यों? ये उलट भी सकता है। कल को अगर मान लीजिए कि बीएनपी सत्ता से हट जाए और अवामी लीग की सत्ता आ जाए, और अब बीएनपी का कोई लीडर भाग के भारत आ जाए और शरण मांगे, तो क्या कल को हम बीएनपी वाले को भी सौंप देंगे? ये बात हुई होगी जरूर। वीजा सर्विसेज बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत आ रही थी, तो वीजा सर्विसेज को लेकर जो पर्टिकुलरली जो मेडिकल और बिजनेस वीजा है उसको लेकर जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही है। तो भारत ने हाथ खींचे थे, तो उसके बाद से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके अलावा एनर्जी और ट्रेड की बात मैंने आपको बताई थी कि डीजल और फर्टिलाइजर्स की बात हो रही थी। बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग पर भी बात हुई थी। जो गंगा वाटर ट्रीटी है, रिन्यूअल है, वो दिसंबर 2026 में ही रिन्यू होनी है, तो इस पर भी बात करनी है। और साथ में जो तीस्ता रिवर वाला जो मामला है उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। और साथ में ये कहा है बांग्लादेश रीअफर्म that it would not allow its territory to be used for activities against India's security interest। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है, रीअफर्म किया है कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में या भारत के जो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को यहां से ऑपरेट नहीं करने देंगे। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की घुसपैठ है वहां पर, ये हम सब जानते हैं। और पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का लेवरेज उठाया है यूनुस की वजह से, प्रो पाकिस्तानी होने की वजह से, क्योंकि ये रजाकारों की औलादे हैं ना ये, तो ये भारत को चिंता है। और भारत, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ बताया होगा, दिखाया होगा, तो उन्होंने रीअफर्म किया कि ऐसा नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए तो खतरा है। अब इसको लेकर खलबली मची हुई है इन दोनों महानुभावों में। तो चलिए जरा मजा लेते हैं और फिर काउंटर करते हैं। जहाँ पे बहुत कुछ और बातें हो रही हैं, मेरा इंटरेस्ट बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का जो दौरा है भारत है उस पे है। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। इंडियन वीजाज जो बांग्लादेशियों को हैं वो हम कहते हैं हम कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा, तो पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है किसी और कंट्री पर। पाकिस्तान का डीजल कहां से आता है? क्या पाकिस्तान अपना डीजल खुद जमीन में से निकाल लेता है? हैं? पाकिस्तान में डीएपी की कीमत कितनी है? पोटाश की कीमत कितनी है? पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो बाहर से इंपोर्ट नहीं करती हैं फर्टिलाइजर्स। डॉक्टर कमर चीमा, पहले अपना घर देखिए, फिर दूसरों को सलाह दीजिए, दूसरों पर सवाल उठाइए। आप होते कौन है बांग्लादेश पर ये सवाल उठाने वाले कि ये तो बड़े डिपेंडेंट है यार डीजल और फर्टिलाइजर्स के लिए इंडिया पर। तो आप कौन सा खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं सारा का सारा? आप भी डिपेंडेंट हैं, आपको भी बाजार से ही लेना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है। भारत से अगर आप लोगों के संबंध अच्छे होते तो भारत से ये सारी चीजें आप ले रहे होते और आप भी डिपेंडेंट होते भारत पर। देते हैं, ईज आउट कर देते हैं।
बिजनेस वीजास भी ईज आउट कर देते हैं। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था कि इंडियंस जो है, वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद बहुत ज्यादा काम कर गई है। हाउ टू परमानेंटली कीप इंडिया डिपेंड बांग्लादेश डिपेंडेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है उसने मेंशन नहीं किया अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान को, बैलेंस भी नहीं करना आता। हमें बैलेंस करने आता है। और कितनी जली है ना आपकी कि बांग्लादेश ने मेंशन क्यों नहीं किया। पीस डील की जो बात हुई उसमें बांग्लादेश ने मेंशन क्यों नहीं किया। जली ना, बहुत जली है आपकी। यानी कि अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठा हुआ था, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट हो रही है, पाकिस्तान आपकी हर कॉल को वेलकम कर रहा है, तो आपका काम था ना कि पाकिस्तान का जिक्र कर देते। आज बांग्लादेश अगर ये आज कर देता, पाकिस्तान का जिक्र कर देता, तो अच्छी चीज होती, एक गुडविल जेस्चर आता। लेकिन बांग्लादेश डजंट वांट टू डू इट एट दिस मोमेंट। आपके कहने के मुताबिक चलेगा, आपको अपीज करना है, आपको प्लीज करना है। क्यों करना है, क्यों करना है? अच्छा, मतलब आपको लग रहा था कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत में हैं, भारत में बैठे हुए हैं, और अगर वो वहां से पाकिस्तान की तारीफ कर दे तो मजा ही आ जाता। भारत की क्या बेइज्जती होती कि बांग्लादेश ने भारत में बैठकर, नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स की, जो है ना, जो सो कॉल्ड पीस एफर्ट्स है, सब उसका पर्दाफाश हो चुका है, बड़ी तारीफ की है। सुहाने सपने बचपन के मोदी जी, सॉरी चीमा जी। देखिए सपने, खूब देखिए सपने, खूब देखिए। अच्छी बात है, जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, मजा आता है देख के। लेकिन उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो पाकिस्तान का मेंशन नहीं करना। ठीक है जी। 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं, इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है, और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो नहीं 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 नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की। केयर टेकर गवर्नमेंट यहां पर कब्जा करने आई थी। 6 महीने के बदले वो 1.5 साल रही। 1.5 साल में उसने बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी की ऐसी की तैसी कर दी। 1.5 साल में उसने जो सबसे बड़ा उसका सपोर्टर था, सबसे बड़ा उसको मदद करने वाला था, उस कंट्री से उन्होंने, जो उसका पड़ोसी था, जो ताकतवर था, उससे उन्होंने अपना संबंध भयंकर तरीके से खराब कर लिया। बिल्कुल उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरजू जी आप भी जानती हैं कि जो लिखा हुआ है वो ये है कि भाई आप आएंगे, 6 महीने में आप इलेक्शन कराएंगे और वो आप अपना बुरिया बिस्तर समेटेंगे और चले जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई फैसला लेने का वो नहीं था कि आप फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ये किया क्योंकि पाकिस्तान का डीएनए जो है वो उनके अंदर बसता है और बांग्लादेश के एक बड़े वर्ग में पाकिस्तानी डीएनए बसता है, क्योंकि इनके जो 93,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने वहां की लाखों महिलाओं के साथ जो किया था, तो डीएनए गया है ना, वो पैदा हुए हैं ना बच्चे। उस पर तो डॉक्यूमेंट्री है आरजू जी, बाकायदा पूरी, पाकिस्तानी फौजियों के, अब वो बोल नहीं सकता मैं, नाजायज बच्चे। उस डॉक्यूमेंट्री का बड़ा प्यारा सा नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और उनको जाके तो वो कह रहे हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो। अब फॉर एग्जांपल एनर्जी चैलेंजेस बांग्लादेश के लिए जो हैं, इन्होंने अपनी लोग यूएई को, सऊदी अरब को, कतर, कुवैत को रिक्वेस्टें करेंगे कि इंडिया को करेंगे।
ये एक जो 2017 से एक इनका एक एग्रीमेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट है। इन्होंने एक इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई थी। एक इनका इलाका है नुमलगर रिफाइनरी, वो 5,000 टन का वो होता है, और कोई एनुअल जो कमिटमेंट है वो कोई 1.25 लाख 2 लाख टन के हिसाब से होती है। अब वो कह रहे हैं एनर्जी एड, यानी कि उन्होंने आप भी दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हैं मिस्टर चीमा। अरे बोलते हुए कुछ तो सोचिए। आप ये कह रहे हैं कि कतर से बात करो, यूएई से बात करो, इनसे बात करो, उनसे बात करो। बेसिक बिजनेस की समझ है आपको? बेसिक बिजनेस ये कहता है कि करीब में जो अगर अच्छी रेट पर कोई चीज मिल रही है तो उसको ले लो। हमें जरूरत है जिस चीज की, वो अगर पड़ोस में मिल रही है तो हम उससे ले लेंगे ना। हमें उतनी दूर दुबई जाने की, यूएई जाने की और सऊदी जाने की और कतर जाने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें डीजल चाहिए और वो डीजल भारत से मिल रहा है, मार्केट में खरीदे जाने वाले रेट से बेहतर मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, भाई आपको रिफाइंड भी करना पड़ेगा ना, टाइम भी तो देखना है। बांग्लादेश ने आज कहा और शाम को डीजल डिलीवर हो जाएगा वहां से पाइपलाइन से। क्या आज बांग्लादेश कहे कि मुझे 5,000 टन डीजल की जरूरत है और यूएई डिलीवर कर देगा, सऊदी अरब डिलीवर कर देगा शाम को या अगले दिन, या कतर कर देगा? कैसी बेवकूफों वाली बात करते हैं आप मिस्टर चीमा। और भारत ने 5,000 टन नहीं, अभी तक ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 21,000 टन डीजल भेज चुके हैं और अप्रैल के महीने में 40,000 टन डीजल और भेजना है। समझे? यानी कि उन्होंने बांग्लादेश को इस लेवल पे ले आए हैं कि वो कहते हैं एनर्जी एड देते हैं। ठीक है जी। और फिर इमरजेंसी, मतलब मुझे तो नहीं समझ आती कि बांग्लादेश, व्हाई वुड बांग्लादेश कीप इटसेल्फ अपना इन सच अ वे। सो मैं तो इसको जब देखता हूँ, ये जो सोच है, इसको थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग हमारे सामने है। अब सारा का सारा, अब वो कह रहे हैं इंडिया सोचेगा, इंडिया सोचेगा, इंडिया आपकी आपकी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करने की कोशिश करेगा, इंडिया आपको आपकी ज़िंदगियां बेहतर करने की कोशिश करेगा। वो ये कह रहे हैं। मैं तो बहुत ही मायूस हूँ यार, कसम से मुझे तो इन्होंने बहुत मायूस किया। ठीक है, हमारा देखिए फ्रस्ट्रेशन आपको, यह है उस थप्पड़ का असर जो बांग्लादेश ने मारा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को लग रहा था कि अरे अब तो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में बांग्लादेश, अगेन वी आर कंट्रोलिंग ईस्ट पाकिस्तान, वी आर कंट्रोलिंग ईस्ट पाकिस्तानीज। देन ईस्ट पाकिस्तानीज ने बांग्लादेश को, सॉरी पूर्वी वेस्ट पश्चिमी पाकिस्तान को याद दिलाया, ओके लुक दिस इज द रियलिटी। हमारा इनसे चलो अच्छा ताल्लुक है, हम बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनकी ये जो प्लानिंग है इसकी समझ नहीं आई। आई विश कि हम जो है वो बांग्लादेश को एहसास तो पाकिस्तान ने दिलवाया होगा कि पाए ना तुसी केड़े चक्करां च पे हो। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है, कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं, बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग लें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है, चाहे वो हमसे अगर थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के करनी चाहिए, वो भारत से बात करें या ना करें। लेकिन जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। साहब ये तो बड़ा कमजोर मुल्क है, मतलब पैरा तो नहीं खिलौते। मतलब आप अगर एक मैंडेट लेके आए हैं आप, अच्छा अभी देख रहे हैं मिस्टर कमर चीमा कह रहे हैं ये तो बड़ा कमजोर मुल्क है।
अभी 1 महीने पहले जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत से पंगे ले रहा था, तब तो ये सीना चौड़ा कर, अरे क्या हिम्मत दिखाई है बांग्लादेश ने, अकेला बांग्लादेश जो खड़ा हुआ है बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री यार, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है जनाब। ये वही डॉक्टर चीमा है, वही 1 महीने में बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग कंट्री से कमजोर कंट्री होगी। आपने इलेक्शन जीता है बांग्लादेश के अंदर, आपकी वालदा की वजह से आपको वोट मिले हैं, आप पावर में आ गए हैं। अब आपने आते सार ही अपना पहला फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ही जो है वो इंडिया करवाया है और जाके कहा है कि हमें माफी दे दो, जो कुछ मोहम्मद यूनुस करता रहा है हम वो नहीं करेंगे, और दूसरा हमारी खाद खोलो, हमारा डीजल खोलो, हमारी एड बढ़ाओ। तो मतलब ये तो कोई गलबात नहीं है नदी, ये तो फिर, और दूसरा हसीना वाजिद इतना डिपेंडेंट कर गई थी बांग्लादेश को। और देखे ना इस वक्त मुझे तो बांग्लादेश का नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा भारत का अफसोस होता है जी, सर बहुत ज्यादा अफसोस कि इतना बड़ा कंट्री है और इस वक्त सिर्फ नफरत पे चल रहा है, सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, नफरत। आपसे तय करेंगे, पॉलिसी आप बना कर दोगे, आप जज करोगे। हु द हेल यू आर मिस्टर तारड़? आप कौन हैं ये बताने वाले कि भारत की पॉलिसी क्या है? कोई बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं, फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं आप बहुत बड़े, या बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जिसके पास बहुत बड़ा विजन है? कैसे बोल लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं आप? जरा भी शर्म नहीं आती आपको कि 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आप यही भारत की पॉलिसी के तारीफे गढ़े करते थे, यही इसी कमर चीमा के सामने आप जो है वो पुल बांधते थे तारीफों की, अरे लेट जाया करते थे आप। 6 महीने में ही आपका काम हो गया और आप बताएंगे? आपको किसने अधिकार दिया ये बताने का? भारत की फॉरेन पॉलिसी जो लोग वहां पर जिम्मेदार बैठे हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है, वो तय करेंगे। पजामे से बाहर मत निकलिए और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी, इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानों से दुश्मनी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ रिश्तेदारी, गल्फ के कंट्रीज के वहां रिश्तेदारी, डबल। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये भी अभी तैयार। भाई भारत के मुसलमानों सुन लो, साजिद तारड़ कह रहे हैं कि आप लोग भारत में रहने वाले पाकिस्तानी हो। हम नहीं कह रहे भैया, मिस्टर साजिद तारड़ कह रहे हैं। अब तुम लोग इसे अपना कॉम्प्लीमेंट लो या इसे गाली समझो, तो मिस्टर साजिद तारड़ से निपटो। ये तो अब जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना भाई भारत के मुसलमानों। अब जवाब देने की तैयारी तुम्हारी है, तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें इन्होंने कह दिया कि भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं भारत के लोग। बिल्कुल, भारत में अगर कोई पाकिस्तानी रहेगा तो हम नफरत करेंगे, और किसी बाप के उसमें औकात में दम नहीं है कि इस नफरत करने से रोक ले। जब हमें पाकिस्तान से नफरत है तो हम भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों से प्यार क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? और इस तरह कह के जो आप हमारे भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, भारत के मुसलमान आपको बता देंगे तारड़ साहब, चिंता ना करें। ये भी अभी तजर्बे करेंगे, बांग्लादेश वाले भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर ये यू टर्न लेंगे चीमा साहब, अभी वो जो स्टूडेंटों की मूवमेंट जो चली थी और जो जमात इस्लामी वाले निकले हैं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए। वो अगर ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चीमा साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। या हो सकता है अपना को पोल शोल करके गए हो, सर्वे करके गए हो कि हम अगर दोबारा लवी डबी भारत के साथ होंगे तो क्या पब्लिक रिएक्शन होगा, ये भी हो सकता है करके गए हो। लेकिन यू नेवर नो, इसमें देखे ना चीजें। अच्छा किया वो कि वीडियो मैंने रोक कर रखा जो शुरू में बात की मैंने। अब आए ना आप उस पे, आप ये धमकी दे रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं, और बांग्लादेशियों को भी याद दिला रहे हैं, उन लोगों को, स्टूडेंट्स मूवमेंट को, कि भाई देख लो फिर से इंडिया जा रहा है, ये करो बवाल करो। हैं आपकी धमकी का ना मैं एक सबूत दिखाता हूं जिससे आप लोगों की और जलेगी। जो इंडियन हाई कमिश्नर है ना प्रणय वर्मा, वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में
यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में, जहां पे नौजवान है, बांग्लादेश के भविष्य वहां पर बनाए जाते हैं, यूथ जिसकी बात आप कर रहे हैं। और वहां पर अभी क्लिप दिखाऊंगा 30 सेकंड का, वहां पर वो गए तो रविंद्र संगीत बजाया गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत बजा वहां पर। और वो गए थे थिएटर स्टडीज के डिपार्टमेंट को भी विजिट किया उन्होंने, वीसी से भी मिले और बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ। ये जो आप कह रहे हैं ना, जो धमकी दे रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि आप जहां पर सोचते हैं वहां पर भारत के लोग, भारत के जो डिप्लोमेटिक लोग हैं, उनकी सोच नहीं पहुंचती। आप उनके 0.1% की सोच में भी नहीं पहुंचते। वीडियो लगाओ यार, दिखाओ, इनको जलाना बहुत जरूरी, लगाओ वीडियो। তোমার আনন্দ গো তোমার আনন্দ এলো দাঁড়ে এলো এলো গো ও গো পুরবাসী ও গো পুরবাসী তোমার আনন্দ গো তোমার আনন্দ এলো দাঁড়ে এলো 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 গো ও গো পুরবাসী ও গো পুরবাসী বুকের আঁচল খানি সুখের আঁচল খানি দুঃখের আঁচল খানি। देख लिया, यही है सच्चाई। मेरे ख्याल में तो चीमा साहब अभी सॉलिड नहीं है। नेपाल की भी देखे ना, दे आर गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, देखिए आप ये किस तरह का तजर्बा उनका रहता है, कैसा दौरा रहता है। लेकिन हमारा पड़ोसी कंट्री जो है, दो चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है, मैं दाद दूंगा। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बड़े मास्टर हैं, दूसरा एक करप्शन के बड़े मास्टर हैं चीमा साहब। माफिया स्टाइल, सिसिलियन माफिया स्टाइल गवर्नमेंट चलाते हैं कि पता कुछ पैसे निक साटते और बांग्लादेश चॉइस कोई ना रहा हो। किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है, तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे, तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना। उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो, या बांग्लादेश के लोग जो है, उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। नहीं, ये तो मानना ही नहीं। और आरजू जी ने बड़ा सही जवाब दिया। इन दो फूके हुए कारतूसों को, फूके हुए लोगों को जो जल रहे थे, सही जवाब दिया है। अपनी अंटी नहीं देखनी है, लेकिन दूसरे की अंटी में देखना है कि बड़ा माल पड़ा है यार उसके यहाँ, चल इसको बदनाम करते हैं यार, ये तो गुंडा है जी, माफियाज हैं ये तो, माफिया के। सुनो बे मिस्टर तारड़ और कमर चीमा, तुम्हारे यहां डेमोक्रेसी से सरकार नहीं बनी है, तुम्हारे यहां वोट देकर पीएम नहीं बना है, हमारे यहां वोट देकर पीएम बना है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है। आसिम मुनीर जैसा कोई आदमी नहीं है यहां पर। तुम लोग को सही औकात दिखाई जा रही है। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।